अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन है उसको प्रेस करें एंड ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। और वैसे तो आज ये जुमा है, लेकिन ये है कि ये अपलोड आज नहीं होगी, वीडियो अपलोड पे 1-2 दिन बाद होगी। तो चलें, अब ये बच्चे बेचारे बड़े बेचैन हो रहे हैं। व्यूवर्स, मैं आपको ज़रा अपनी क्लास भी दिखा ही दूँ। ये देखें, ये शक्लें, ये अंस भाईजान है। अब वापस आ जाएं यार, इसको ज़रा एडजस्ट कर दे फिर। अच्छा चलें यार, अब कीप क्वाइट, कीप साइलेंट। नहीं करता, अगर मुझे पढ़ाने दोगे तो फिर तो मैं एडिटिंग में नहीं कट करता आपको। अच्छा यार देख लें, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये प्रूव करना है। आज लेक्चर भी थोड़ा सा 5 मिनट कम है तो हम इसको कर लें टाइमली। यार ग्राहम्स लॉ जो हमने पढ़ा था ना इससे पहले, वो हमने पढ़ा था ये वाला, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हमने इस थ्योरी को साबित यूज़ करते हुए इसको दोबारा से साबित करना है, ठीक होगी बात। अब ज़रा देखें, इस थ्योरी की बात करें, हम डायरेक्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू KMT। साइलेंस प्लीज़ यार, ताकि ये मैं टाइमली एक्सप्लेन कर दूं। अकॉर्डिंग टू दिस, नहीं सॉरी, अकॉर्डिंग टू KMT ये हमने पढ़ा था PV इज इक्वल टू 1/3 MNC स्क्वायर, 1/3 MNC स्क्वायर बार, ये हमने पढ़ा था। अच्छा यार, इसमें सबसे पहले जो n है ये बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कहते हैं। हम n की बात करें तो हम कहते हैं जी n जो है, चलें मैं रेड से लिखता हूँ, n जो है ये बेसिकली होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली Na से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको Na से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये वाली वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो आ जाएगा PV इज इक्वल टू 1/3 M, N की जगह पे Na हो जाएगा और C स्क्वायर बार आ जाएगा। अच्छा, अब इस इक्वेशन में देखें तो ये जो इतना फैक्टर है, इतनी वैल्यू है मैस इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये इक्वल होता है मोलर मैस के। ये रिलेशन आता है चैप्टर नंबर 1 से। अब जिस स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, जिसके माइंड में ये आ जाता है तो वो ठीक है। अब जिसके माइंड में नहीं आता वो यहाँ से याद कर ले कि जनाब मैस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये मोलर मैस के बराबर होते हैं जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हम यहाँ लिखेंगे कि पुट M इंटू Na इज इक्वल टू मोलर मैस इन द अबव इक्वेशन। इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं तो यहाँ पर देखें ये आ जाएगा PV, यार बातें नहीं करें प्लीज़, 1/3 M, इसकी जगह पे कैपिटल M लग जाएगा और ये हो जाएगा C स्क्वायर बार। अब इनफैक्ट ग्राहम्स लॉ जो होता है ना, उसमें हम पढ़ते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल किस स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं। हमने ये पढ़ा था ना कि मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, किस स्पीड के साथ जाते हैं। जब हम वो स्पीड नोट करते हैं तो वो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो इनफैक्ट हम रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना चाह रहे हैं तो हम इसकी स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं और C स्क्वायर बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लिखेंगे रीअरेंज दिस इक्वेशन, रीअरेंज दिस इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज दिस इक्वेशन। अच्छा भाईजान, जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो ये C स्क्वायर बार की वैल्यू यहीं रह जाती है। अब देखें, जब 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, PV भी अपनी जगह पे है, 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3PV हो जाएगा और M उधर जाके डिवाइड हो जाएगा M। अब इनफैक्ट हमने क्या करना है, हमने इसमें से डेंसिटी का रिलेशन निकालना है। तो हमें डेंसिटी के लिए इसकी एक फॉर्म सेट करना पड़ेगी। हम क्या करते हैं, इस वॉल्यूम को चेंज करते हैं। हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, 3P अपनी जगह पे है,
यार देखें m भी अपनी जगह पे है, यहाँ से वॉल्यूम जब नीचे आएगा तो वॉल्यूम इनवर्स हो जाएगा, यहाँ से भी नीचे जाएगा तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये m/v हो जाएगा। अब मैस ओवर v डेंसिटी के बराबर होता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि m/v इज इक्वल टू डेंसिटी पुट करें, पुट m/v मैस ओवर वॉल्यूम वट एवर मोलर मैस हो या मतलब मोलर मैस भी देखें ना। क्वेश्चन ये है कि हम मैस ओवर वॉल्यूम को लेते हैं, यहाँ पे ये मोलर मैस ओवर वॉल्यूम है, तो मैसेज की कितनी भी कैटेगरीज हों उनको हम डिवाइड वॉल्यूम पे करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी ही आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें m/v इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में जी बिल्कुल मैं लिख देता हूँ, वेट, इज इक्वल टू d करेंगे ना इसको, तो ये इन अबव इक्वेशन हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे फैक्टर की जगह पे d आ जाएगा, इस पूरे फैक्टर की जगह पे d आ जाएगा, तो ये इक्वेशन चेंज होके ऐसे हो जाएगी c² बार इज इक्वल टू 3p/d, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अच्छा, अब ये बेसिकली जो ग्राहम्स लॉ हमने पढ़ा था ना, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे पढ़ा था, मतलब हमने टेम्परेचर भी कांस्टेंट करना होता है, हमने प्रेशर भी कांस्टेंट करना होता है। तो इस इक्वेशन के ऊपर जो है टेम्परेचर तो है नहीं, इसमें इस रिलेशनशिप में टेम्परेचर नहीं है, तो हम अपनी आसानी की खातिर क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम प्रेशर कांस्टेंट करते हैं तो वो देखें प्रेशर की वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, c² बार वैसे ही आएगा और ये इक्वालिटी जो है प्रोपोर्शनैलिटी में बदल जाएगा। हम अब 3 कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट, ऊपर कुछ नहीं रह जाएगा, दैट मीन्स हम 1 लगा देंगे। अब d आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर इसका है स्क्वायर, हमें इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेते हैं, ये मेंशन भी करेंगे यहाँ पे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेते हैं दैट इज c² बार अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें कि ये जो c² बार है ये बेसिकली रेट ऑफ डिफ्यूजन के बराबर होता है। c² बार ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो c रह जाएगा ना, c बार रह जाएगा, मतलब जस्ट वेलोसिटी रह जाएगा, स्क्वायर नहीं रह जाएगा। तो जो वेलोसिटी होता है वो स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स होता है और स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी होता है। तो हम ये फिर इसकी जगह पे हम r पुट कर देंगे। हम कहेंगे कि वी नो दैट कि c² बार अंडर रूट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो r फिर इसके डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन चेंज होके ये बन जाएगी r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। लो जी, यहाँ पर ये लॉ जो है ये प्रूव हो जाता है। हम लिख देंगे यहाँ लिख देंगे कि हेंस ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज़ वेरीफाइड या डराइव्ड, प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। हेंस ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज़ प्रूव्ड। यार ये प्रूफ हो जाता है। अच्छा प्यारे प्यारे इंतहाई कमीने बच्चों, अब ऐसी बात है कि इस सारी बात की रऊफ़ को तो समझ आ गई हुई है और अबू बकर को भी समझ आ गई हुई है और शाज़ल बड़े गौर से देख रहा है, इसको भी समझ आ गई है। उमर तुम्हें नहीं समझ आई, चल घर जाके ये वीडियो देख लेना परसों तरसों एक दो दिन। यार कितने अच्छे हो, जब कोई बच्चा ये बात करता है यकीन करो मेरा दिल करता है मैं उसका माथा चूम लूँ। अच्छा यार अब बात है, अच्छा यार प्यारे प्यारे कमीने बच्चों हम वापस आ जाएं। लोग क्या सोचेंगे ये इनकी क्लास कितनी शोखी है। नहीं एडिट नहीं करूँगा, ऐसे ही अपलोड करूँगा, देख लेना। अच्छा यार देखें
यहाँ पर ना अब इसके यहाँ तक ये है लॉन्ग क्वेश्चन, इसको तो आप बुक से कर लें, जैसा बुक में लिखा है A to Z वैसे ही कर लें। अब जो टॉपिक आगे पढ़ने वाले ना काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इसकी वैसे कभी भी बोर्ड के पेपर में किसी ने औकात नहीं पूछी, लेकिन हम इसके मैथमेटिकल स्टेप सारे कर लेंगे, मैथमेटिकल स्टेप इसके नहीं ड्रॉप करेंगे। टॉपिक है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। चले इसको तो मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, बहुत आसान बात है, ये भी मैथमेटिकल डेरिवेशन है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यार अगर ये मैं कैमरे के व्यू से बाहर जाऊं तो फैजान भाई आप मुझे बता देंगे, ठीक है? या इसको एडजस्ट कर दें तो या मैं बाहर जाऊं तो मुझे बता देना। अच्छा यार देखें, अब पहली बात, इसका मतलब क्या बनता है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर? यार इंटरप्रेट करना मतलब होता है जाहिर करना, बयान करना किसी भी चीज़ को। अब कहता है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक मीन्स काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा है। तो यार बड़ी आसान बात है, हमने इससे पहले ना जो KMT पढ़ी थी उसमें हमने जो 8वां पॉस्टुलेट पढ़ा था, ज़रा उसको रिकॉल करें माइंड में। उसमें हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेकिन इसकी हमने कहीं मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं पढ़ी। ये टॉपिक है जो हमें इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन देगा। मतलब ये टॉपिक बताता है कि जी किस तरह से काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये देख लें, इसमें हमने साबित क्या करना है, हमने ये साबित करना है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KE। हाँ, अब ये KE भी लिख सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक में आई डोंट नो व्हाई उसने KE की जगह पे EK लिख दिया, तो वो भी ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को EK से भी जाहिर कर सकते हैं, K स्मॉल और E जो है वो साइज़ में थोड़ा सा लार्जर लिख देते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा देखें, ये प्रूफ बड़ा आसान है यार। हम यहाँ पर भी बात शुरू करेंगे KMT से, और ये आप इतना ही करेंगे जितना मैं करवा दूंगा। अकॉर्डिंग टू KMT हम यहीं से बात शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, भाईजान इसमें हमने पढ़ा था PV इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। सबसे पहले तो इसके अंदर भी n की जगह पे Na प्लेस कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पुट करें, पुट n इज इक्वल टू Na इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में n की जगह पे Na पुट कर दें। इसको सॉल्व करें, ये PV इज इक्वल टू 1/3 m कैपिटल NaC² बार आ जाएगा। अच्छा यार साइलेंट प्लीज़ यार, इसको शोर नहीं करें। अच्छा, अब इसकी ना आपने फॉर्म सेट करनी है। तो जब आपने ये शुरू किया था गैस लॉज की एक्सप्लेनेशन, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया था, 2 से डिवाइड भी किया था। अब आप इसको ऐसा करें कि PV इज़ इक्वल टू, पहले इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लें, 1/3 Na इसके साथ लिख दें और mc² बार को ब्रैकेट में ले जाएं। ये भी हम अपनी मर्ज़ी की फॉर्म सेट करने के लिए कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन को एक ही टाइम पे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2 करें। अब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। PV इज़ इक्वल टू, अब देखें जब मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट के बाहर करना है, 2 × 1/3 Na। यार जब आपने डिवाइड करना है तो इक्वेशन के अंदर करना है, mc² बार ओवर 2। अब इसको सॉल्व करें, PV इज़ इक्वल टू 2/3 Na, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 mc² बार, ठीक है ना। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को इन्वॉल्व कर लें या ना कर लें, इसमें ना एंड पे जाके हमने एक कंडीशन लेनी होती है कि हमारे पास 1 मोल है। तो जब 1 मोल लेते हैं तो Na वैसे कांस्टेंट हो जाता है, और जब कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट्स को हमने वैसे ख़त्म कर देना होता है। तो इसलिए आप ये Na के बारे में ज़्यादा क्यूरियस ना हो कि हमने इसको ब्रैकेट से बाहर क्यों रखा है और अंदर क्यों रखा है,
ठीक है ना, ये ख़त्म हो जाता होता है इन दी एंड। अच्छा अब देखें हमने क्या किया, एन ए इंटू ये वैल्यू हमारे पास बन गई। अब ऐसा है कि ये हाफ एम सी स्क्वायर बार काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट हाफ एम सी स्क्वायर बार ये इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है, इसको ई के बराबर लिखा गया बुक में। ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में आप पुट कर दें। जब ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो पी वी वैसे ही आ जाएगा, 2/3 एन ए ये वैसे ही आ जाएगा, और इसकी जगह पे ई के लगा देंगे, ई के लगा देंगे। अच्छा इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब जनरल गैस इक्वेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हम 1 मोल के लिए बात करें तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस n इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो ऊपर वाली इक्वेशन चेंज हो जाती है, यह आ जाता है पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये हो जाता है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब ये भी पी वी की वैल्यू है, ये भी पी वी की वैल्यू है, हम इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 okay, it's okay, मैं समझ रहा हूँ आपके जज्बात। अच्छा देखें अब इसको लिखें, आर टी विल बी इक्वल टू 2/3 एन ए डॉट ई के। अच्छा अब देखें यहाँ पर ना हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में देखें ये वैसे प्रूफ हो चुका हुआ है, लेकिन मज़ीद प्रूफ करना चाहते हो तो हम देख लें यहाँ पे। इसमें से ना अब जो सारे कांस्टेंट्स हैं ना ख़त्म कर दें। अब देखें आर कांस्टेंट है, आपको पता है जनरल गैस कांस्टेंट, 2/3 भी कांस्टेंट्स है, मैंने बताया काउंटिंग सारी कांस्टेंट होती है, ये भी कांस्टेंट है। 1 मोल लिया था ना यहाँ, तो 1 मोल लेंगे तो पार्टिकल्स भी एवोगैड्रोस नंबर 6.02 × 10⁻23 ये भी कांस्टेंट हो गए। बचा क्या, ई के। सारे कांस्टेंट ख़त्म कर दें तो हमारे पास ये डेरिवेशन मुकम्मल हो जाती है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब जो आपकी बुक में उसने आखिरी पैरा लिखा है ना, उसने कहा है जब कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मोशन की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की मोशन की वजह से होती है। कहता है अगर हम पार्टिकल्स की मोशन की बात करें ना, ज़रा राइटिंग छोड़ के सिर्फ मेरी ये बात सुन लें। देखें उसने ना कहा है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मूविंग ऑब्जेक्ट्स की होती है। ठीक है। अब पार्टिकल जितनी तरह की मोशन शो करते हैं उतनी तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। अब सिंपल है, गैस, लिक्विड या सॉलिड, इनके पार्टिकल 3 तरह की हरकत शो करते हैं। नंबर 1, जब वो सीधे रास्ते में मूव करेंगे हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। जब वो वाइब्रेट करते हैं, सॉलिड्स की बात कर लें, आपने पढ़ा सॉलिड्स में स्पेसेस नहीं होती तो पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो मॉलिक्यूल्स में तीसरी टाइप की हरकत होती है ना, वो होती है रोटेशनल। जब वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ये आपकी बुक का जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक के नीचे, जहाँ उसने ये प्रूफ किया है ना, बस 1 मिनट दिखाना मुझे, ग्लासेस भी लगाने पड़े, चलें वैसे पढ़ लेता हूँ। अच्छा देखें 66 पेज है यार, आपने जो बुक में इक्वेशन नंबर 37 लिखी है ना, वहाँ तक तो आपको मैंने ये प्रूफ करा दिया है। वहाँ तक आप सिर्फ जो मैंने प्रूफ कराया है वही लिखेंगे, आप समझ आ गई ना। अब इक्वेशन 37 के नीचे जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है ना, हाँ जी, ये एक पैराग्राफ आपने कर लेना बस, बाकी नीचे वाले 2 पैराग्राफ छोड़ दें। ये इक्वेशन 37 के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ ना, दिस इक्वेशन, आप या वहाँ पर पेपर में तो जाहिर बात है आपने इक्वेशन नंबर 37 नहीं लिखा होगा, आप लिख दें कि अबव इक्वेशन। ठीक है।
उसके बाद सारा वही उसमें उसने यही बात बताई है कि जिस तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी उस तरह की मोशन पार्टिकल शो करेंगे। और इसमें ये पैराग्राफ पहले वाला कर लें, ये दूसरा तीसरा पैरा छोड़ दें। लॉन्ग में है, वही बता रहा हूँ, शॉर्ट में तो ये नहीं आता, लॉन्ग में ही आएगा। और ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है लॉन्ग में, और अगर आए तो किसी ना किसी लॉ को साथ में मिला के आ सकता है, अदरवाइज चांसेस नहीं होते। और नाउ लेट मी फिनिश द वीडियो, देन आप लोग बात करेंगे प्लीज़। तो एनीवे, थैंक्स व्यूवर फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सबसे पहले अच्छा सा कमेंट करें। आप सारा लेक्चर देख चुके हुए हैं तो यार लेट मी क्लोज यार, प्लीज़ 1 मिनट के लिए चुप कर जाएं, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब आपकी इतनी हरकत की वजह से मुझे ये एडिटिंग करना पड़ेगी इतनी सी। तो थैंक्स व्यूवर फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सबसे पहले आपने सारी वीडियो देखी, एक अच्छे वाला कमेंट करके जाइएगा। इसके अलावा आप सब्सक्राइब करें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, उसके साथ बेल आइकन है उसको प्रेस करें, उसमें 3 नोटिफिकेशंस अपेयर होंगे, उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। एंड बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।